मेटालिक कंपाउंड्स तक कल पढ़ लिया था। आपको बोला लास्ट में 2 पॉइंट आते हैं, ये बेसिकली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन है ना 2015-16 में नीट जब 2 बार हुआ था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो अब ये क्वेश्चन उस समय तक पढ़ाए भी नहीं जाते थे, है ना, फ्रैंकली बोलूं तो, और अभी भी पढ़ाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। बट ठीक है, एक बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं, वरना ये आपके एक्चुअल में बीएससी एमएससी के सिलेबस का पार्ट होता है, ये 11-12 का पार्ट नहीं होता, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आ जाता है बेटा जॉन टेलर इफेक्ट, और दूसरा आएगा काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सीरीज। दोनों में से जॉन टेलर इफेक्ट जो है वो समझने लायक टॉपिक है, समझने लायक इन द सेंस कि उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा या कौन जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जो काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सीरीज है वो एक प्रैक्टिकल सीरीज का ऑर्डर है, तो उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जॉन टेलर इफेक्ट क्या है, ध्यान सुनेगा। पहली बात, जॉन टेलर इफेक्ट जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वर्क करता है, ठीक है ना, है ना। वैसे तो ये बाकी कॉम्प्लेक्सेस में भी वर्क करता है, बट मेनली किसके ऊपर वर्क करता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब जॉन टेलर इफेक्ट क्या बोलता है पहले उसको समझ लेते हैं। याद करिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब लिगैंड आता था तो लिगैंड का जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच होता था वो dx² y² और dz² की तरफ होता था, जिनको हम eg सेट बोलते हैं। तो T2G नीचे रहता था बैरी सेंटर से, और eg कहां चला जाता था, ऊपर। अब इसके ऊपर जाने के पीछे का रीजन क्या होता था कि लिगैंड का जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है वो इन दोनों की तरफ होता था, और इन दोनों की तरफ होता था तो इन दोनों पे क्या लगता था बेटा, डायरेक्ट रिपल्शन, और जिसपे जितना ज्यादा रिपल्शन लगेगा वो उतना ही ऊपर चला जाता था, मतलब eg ऊपर और T2G नीचे। जॉन टेलर इफेक्ट ये बोलता है कि भाई जब आपने ये T2G और eg बनाए तो आपने ये माना कि dxy, dyz और dzx और dx² y² और dz² ना, कोई भी इनमें से कोई भी हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, पर है तीनों यही है ना। तो इनमें आपने बोला कि स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से हुई, आपने बोला इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम रहेगा, इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम रहेगा, लेकिन बाई चांस इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बताओ यहां पर सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक में इलेक्ट्रॉन कम। तो अगर आपने माना तो है कि दोनों की एनर्जी बराबर है लेकिन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अलग है, अब खुद सोचो जब लिगैंड इसकी तरफ आएगा और जब लिगैंड इसकी तरफ आएगा तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, ज्यादा, और यहां पर रिपल्शन कम। जिसपे रिपल्शन ज्यादा लगेगा उसकी एनर्जी और राइज हो जाएगी, और राइज हो जाएगी मतलब ये जो dx² y² है ना, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, dz² थोड़ा सा नीचे रहेगा, और dx y z जो है ना वो सब ऐसे रहेंगे। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एसिमेट्रिकल है तो ये जो आपने डीजनरेट ऑर्बिटल मान रखे थे ना, डबली डीजनरेट, इनकी भी स्प्लिटिंग हो जाती है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब इनमें से एक नीचे एनर्जी लेवल पे रहेगा और एक ऊपर रहेगा। या फिर अगर इन तीनों में भी एसिमेट्रिकल हो, प्रायोरिटी तो आपको eg को ही देनी है क्योंकि लिगैंड डायरेक्टली इसकी तरफ आता है। देखो ध्यान से, अगर eg एसिमेट्रिकली फील्ड होता है तो उस केस में जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन मतलब स्प्लिटिंग होगी, वो ज्यादा होगी, लार्ज डिस्टॉर्शन लिखा है। लेकिन हो सकता है कभी ऐसा ऑप्शन आए कि eg एसिमेट्रिकल हो ही ना, हर जगह eg में बराबर 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 इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो और पूछा जाए कि कौन जॉन टेलर इफेक्ट दिखा सकता है, तो अगर eg हर जगह सिमेट्रिकली फील्ड है तो मजबूरी में आपको T2G एसिमेट्रिकल भी देखना पड़ सकता है। तो अगर T2G एसिमेट्रिकल होता है तो उस समय पे डिस्टॉर्शन लार्ज नहीं होगा, कैसा होगा बेटा, स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा। क्यों स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि लिगैंड का जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है वो इनकी तरफ नहीं होता, इनकी तरफ होता है। तो अगर eg, जैसे मान लो eg इस तरह से भरा हुआ है और T2G इस तरह से भरा हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसी कहानी है, तो बेटा इसके अंदर eg तो आपका सिमेट्रिकल है लेकिन T2G कैसा दिख रहा है, एसिमेट्रिकल, और T2G एसिमेट्रिकल है और इसलिए इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन लगेगा, पर इसका डिस्टॉर्शन उतना हैवी नहीं होगा जितना डिस्टॉर्शन इसका होगा, क्योंकि यहां पर लिगैंड इनकी तरफ आते नहीं है तो इस पर रिपल्शन स्लाइट लगेगा, जबकि यहां पर लिगैंड इनकी तरफ आते हैं तो इन पर रिपल्शन क्या लगता है, ज्यादा। तो ये बेसिकली जॉन टेलर इफेक्ट को चेक करने का तरीका होता है कि जॉन टेलर इफेक्ट में आपको बस इतना देखना होता है कि T2G या eg सिमेट्रिकली फील्ड है या एसिमेट्रिकली फील्ड है। अगर eg ज्यादा एसिमेट्रिकल है तो लार्ज डिस्टॉर्शन होगा, और अगर T2G एसिमेट्रिकल है तो स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा। एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो पहला एग्जांपल आपके सामने मान लो D4SFL दे रखा है या WFL दे रखा है, जो भी है। अभी देखो WFL है तो इसके हिसाब से फिलिंग करते हैं,
1 2 3 और 4, ये फिलिंग हो जाएगी WFL की। D7 SFL की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। D9 की बात करें, सफल हो चाहे विफल हो, कहानी एक जैसी होती है, ये ऐसी फिलिंग आएगी। तीनों केसेस को अगर आप देखें, यहां EG सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है बेटा? एसिमेट्रिकल। तो EG अगर एसिमेट्रिकल है तो क्या ये जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। अच्छा, इसका डिस्टॉर्शन स्लाइट होगा या लार्ज डिस्टॉर्शन होगा? लार्ज, क्योंकि EG एसिमेट्रिकल है। यहां पर बताइए अगेन, EG सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल, तो जॉन टेलर इफेक्ट दिखा रहा होगा। यहां पर भी EG एसिमेट्रिकल, तो ये क्या दिखा रहा होगा बेटा? लार्ज डिस्टॉर्शन दिखा रहा होगा या जॉन टेलर इफेक्ट दिखा रहा होगा। तो आपको एग्जाम में जॉन टेलर इफेक्ट पे जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है, 4-5 कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन जॉन टेलर इफेक्ट दिखा सकता है या कौन जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखा सकता है। उस समय आपको देखना है कि EG जहां पर भी एसिमेट्रिकल होगा वो जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा। मान लो 4 ऑप्शन ऐसे आए कि यहां पर भी EG सिमेट्रिकल है, EG सिमेट्रिकल है, EG सिमेट्रिकल है और EG सिमेट्रिकल है, और पूछा गया कौन जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा। क्योंकि EG सिमेट्रिकल है तो अब आपको मजबूरी में T2G एसिमेट्रिकल को देखना पड़ेगा, वरना प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है? EG एसिमेट्रिकल को। ध्यान रखना, प्रायोरिटी हमेशा इसको देनी है। पहले ये चेक करना है कि EG एसिमेट्रिकल है या नहीं। पर अगर मान लो हर जगह ही EG सिमेट्रिकल 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 हो, तब आप T2G पे जाते हैं। नोट कर लीजिए इस बात को। ठीक है, पॉइंट मेंशन कर लेना जो मैंने बोला। EG एसिमेट्रिकल है तो जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा, और अगर EG एसिमेट्रिकल नहीं है तो मजबूरी में आपको प्रायोरिटी तो पहले EG को देनी है। EG एसिमेट्रिकल ना हो तो T2G एसिमेट्रिकल भी चेक कर सकते हैं आप, बट फर्स्ट यू हैव टू लुक फॉर EG एसिमेट्रिकल। बट अगर EG एसिमेट्रिकल का ऑप्शन ना हो तो T2G एसिमेट्रिकल वाला भी जॉन टेलर इफेक्ट दिखा सकता है, बस डिस्टॉर्शन का फर्क आ जाता है। EG एसिमेट्रिकल होने पर जॉन टेलर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, और अगर EG सिमेट्रिकल और T2G एसिमेट्रिकल है तो फिर ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता है। चलिए बेटा ना, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस अभी हम लोगों ने देखी है, इसके अलावा एक और एग्जांपल सपोज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाता है D3, D3 कॉन्फ़िगरेशन देता। अब D3 में चाहे सफल है चाहे विफल है, कहानी एक जैसी होती है। D1 D2 D3 में ये हमने बना दिया बेटा T2G, और यहां हमने बना दिया बेटा EG। ठीक है, D3 की फिलिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से फिलिंग हो जाएगी, और ये जो फिलिंग है ये आपको सिमेट्रिकल दिख रही है, ये सिमेट्रिकल दिख रही है बेटा? सिमेट्रिकल। पहले आपने EG देखा, EG भी सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों ही खाली है, और T2G देखा, वो भी क्या है बेटा? सिमेट्रिकल। और आपसे पूछा गया क्या ये जॉन टेलर इफेक्ट दिखा सकता है, तो नहीं, ये जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखा सकता। तो आपको
इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे देगा D0 से D10 तक, उसका सफल या विफल वेरिएंट दे देगा और पूछेगा कि कहां पर जॉन टेलर इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, कहां पर जॉन टेलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर EG एसिमेट्रिकल है या थोड़ा बहुत T2G एसिमेट्रिकल भी हो तो आपको वहां पर जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर EG T2G दोनों सिमेट्रिकल दिख रहे हो तो वो जॉन टेलर इफेक्ट शो नहीं करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जॉन टेलर इफेक्ट के बाद एक लास्ट पॉइंट और आपके सामने आ जाता है, और वो लास्ट पॉइंट है बेटा ट्रांस इफेक्ट सीरीज। ठीक है, ये जो ट्रांस इफेक्ट सीरीज है, पहले इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये बेसिकली याद रखने वाला पॉइंट होता है, याद रखने वाला इन द सेंस प्रैक्टिकली डिटरमाइंड पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट, उस पर बात करता हूं। एक सीरीज आपको दिख रही है आपके सामने, ये रही। ठीक है, अब ये सीरीज अल्टीमेटली आपको रटनी ही है। ठीक है, आप इसमें अगर देखेंगे तो जनरली जो कार्बन डोनर है ना, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप के या पाई डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप के, तो जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं वो जनरली हायर प्रायोरिटी पे, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो एक पॉइंट आपको समझना है, वो क्या है कि ये होता कैसे है। एक्चुअल में मान लीजिए आपने कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया। कैसा कॉम्प्लेक्स लिया? स्क्वायर प्लेनर। मान लो ये मेटल का कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया, यहां पर मान लो लिगेंड लगे थे ए और बी, पहले अपन ने ए मान लिया, चारों लिगेंड ए थे। अब इस ए लिगेंड में आपने क्या करा बेटा, कॉम्प्लेक्सेस को दो टर्म्स में बांटा गया है, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? लेबाइल कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, और इनर्ट कॉम्प्लेक्स जहां पर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते, उसको लेबाइल और नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है ना। तो ये टर्म एनसीईआरटी में कहीं मेंशन्ड नहीं है, बट ध्यान रखिएगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, आपने क्या करा, यहां पर चार लिगेंड लगे हुए थे ए, अब आपने लेबाइल कॉम्प्लेक्स लिया, ए हटाया और ए के बदले बी को सब्स्टिट्यूट किया। जब आप ए को हटा के बी को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं तो पहला पॉसिबिलिटी जो बन रहा है कि बी इन चारों ए में से कहीं एक जगह पर लग जाएगा, वो कहीं पर भी लगे कहानी सेम है, क्योंकि तीन ए रहेंगे और एक बी रहेगा। लेकिन इसके बाद अगर आप एक और ए हटा के एक और बी लगाते हैं तो इसके दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं। दो पॉसिबिलिटीज इन द सेंस कि बेटा ये जो दूसरा बी आने वाला है ये ऐसे लग जाए जिसको आप बोलोगे सिस, और या फिर ये बी ऐसे लग जाए जिसको आप बोलोगे ट्रांस। अब जब आप हर लिगेंड का, कोई एक लिगेंड का कॉम्प्लेक्स लिया आपने, मतलब PTCl4 लिया मान लो, और आपने Cl को हटा के अमोनिया लगाया, अब अमोनिया सिस पे आया कि ट्रांस पे आया, इसको प्रैक्टिकली चेक किया जाता है। और प्रैक्टिकली चेक करके देखा जाता है कि दोनों में से किसका ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ज्यादा है। जो अपने से ट्रांस पे सब्स्टिट्यूशन ला रहा होगा, जैसे मान लो ए ने बी को अपने ट्रांस पे लाया, किस पे लाया? ट्रांस पे। ए ने बी को अपने ट्रांस पे लाया, ए ने बी को अपने ट्रांस पे लाया, इसको देख के बताओ जरा मुझे, यहां ए ने बी को ट्रांस पे लाया, सिस पे लाया, इधर देखोगे तो भी सिस है, इधर देखोगे तो भी सिस है। यहां बताओ ए ने बी को सिस पे लाया कि ट्रांस पे लाया? सिस पे, क्योंकि ए पहले था इसलिए मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो ए ने बी को कहां लाया? सिस पे। यहां पर ए ने बी को कहां पर लाया? ट्रांस पे। आपको यहां तो सिस दिख रहा होगा लेकिन यहां ट्रांस है, इसमें दोनों जगह सिस था। यहां पर बताओ ए ने बी को कहां लाया? ट्रांस पे। तो अगर ए ने बी को अपने ट्रांस पे लाया तो हम ये बोलेंगे कि ए का ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर बी से ज्यादा है, और लेकिन अगर ए ने बी को सिस पे लाया होगा तो मैं बोलूंगा ए का ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर बी से कम है। तो ये सब प्रैक्टिकली चेक किया जाता है, और प्रैक्टिकली एक एक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स को चेंज करा करा के ये देखा गया कि कौन किसको अपने ट्रांस पे लाता है, कौन किसको अपने सिस पे लाता है, और उसके बेसिस पे एक सीरीज बनाई गई, और उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस सीरीज या ट्रांस इफेक्ट सीरीज या काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सीरीज जो की है। तो ये सीरीज प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको दो एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, बाकी मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में इसका दोबारा रिकरेंस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये याद रखने वाली सीरीज है। जॉन टेलर तो फिर भी चलो समझने वाला पॉइंट है तो अपन उसको देख सकते थे। अब देखो इसमें पहले बात करते हैं, आपको यहां पर एक केस दिया, ये वाला समझ लेते हैं पहले, चलो एग्जाम्पल पे, है ना। आप देखें PTCl4 ये दे दिया आपको, और PTCl4 पे कितना चार्ज है? 2-। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसमें से Cl हटाना है और NH3 लाना है। 4 Cl है, Cl NH3 लगाना है। अब मुझे बताओ पहला NH3 आएगा तो चारों में से कहीं भी लगा दो, बात तो एक ही है।
तो आपने एक NH3 यहां लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां लगा दिया। अब बताओ अगला जो NH3 आएगा उसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो NH3 सिस पे लग जाए या वो NH3 ट्रांस पे लग जाए। ये पहला हटा है, दूसरा हटा है। अब यहां पर देखिएगा बात चल रही है Cl और NH3 की, जरा इसको थ्योरी जो दे रखी है आपको उसको रीड कर ले। However, since Cl minus has greater trans effect than NH3, the second NH3 is added to Cl minus। सीरीज देखो जरा, ये रहा Cl माइनस, ये रहा NH3, हायर प्रायोरिटी पे कौन है? Cl माइनस। तो Cl माइनस का ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर NH3 से ज्यादा है, और अगर ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ज्यादा है तो बेटा जो Cl है ना वो NH3 जो सेकेंड NH3, पहले तो कहीं भी लगा तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो दूसरा NH3 आएगा उसको अपने ट्रांस पे लाएगा। कहां लाएगा? ट्रांस पे, क्योंकि Cl का ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ज्यादा है, तो वो NH3 को अपने ट्रांस पे फेंकेगा। ट्रांस पे कैसे फेंकेगा? देखो यहां पर बताओ इस Cl के रिस्पेक्ट में क्या ये NH3 आपको सिस पे दिख रहा है या ट्रांस पे दिख रहा है? ट्रांस पे। इसको आप बोल सकते हो कि सर सिस पे, लेकिन दूसरा वाला सिस पे नहीं। अगर एक NH3 यहां आता और एक NH3 यहां आता तो Cl से ये NH3 भी सिस होता और ये NH3 भी सिस होता। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि Cl ने उसको सिस पे नहीं लाया है, उसको कहां लाया है? ट्रांस पे। और इस Cl के रिस्पेक्ट में ये NH3 कहां आ रहा है? ट्रांस पे। मतलब Cl ने अमोनिया को कहां बुलाया है? अपने ट्रांस पे। इधर आइए, सेम एग्जांपल चेंज कर दिया लिगेंड को, यहां पर Cl था, इस बार हमने NH3 लिया है और इस बार Cl को NH3 से रिप्लेस किया था, इस बार NH3 को Cl से रिप्लेस करेंगे, कहानी चेंज हो जाएगी। देखिए 4 NH3 थे, आपने एक NH3 हटा के एक Cl लगाया, पहला Cl कहीं भी लगा दो उसी के जैसे यहां लगा दिया। अब जब आप एक और NH3 हटाओगे और एक और Cl लगाओगे तो दो पॉसिबिलिटी है कि वो Cl या तो ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए। मुझे बताओ Cl और NH3 में से, क्योंकि पहले NH3 बैठा हुआ है, NH3 का ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ज्यादा है या कम है? कम है। तो ये आने वाले Cl को अपने ट्रांस पे नहीं लाएगा, अपने सिस पे लाएगा। अब खुद सोचो, अगर मैंने ये NH3 रख रखा है पहले से, 3 NH3 थे ना, ये दो तो है ही एज इट इज और ये तीसरा था, तो ये वाला NH3 हट के Cl आ गया। आपको Cl तो ट्रांस पे दिख रहे होंगे, लेकिन NH3 के रिस्पेक्ट में देखना है कि क्या NH3 के रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है या सिस है? सिस। क्या ये, तो मतलब NH3 ने Cl को अपने सिस पे लाया कि ट्रांस पे लाया? सिस पे लाया, क्योंकि NH3 का ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर कम है। इस रिस्पेक्ट में देखो, क्या NH3 ने Cl को अपने ट्रांस पे रखा है या सिस पे रखा है? बेटा सिस पे रखा है, क्योंकि NH3 का ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर कम है। तो ये पूरा इफेक्ट जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस इफेक्ट सीरीज। लेकिन सीरीज अब याद ही होनी चाहिए, कैसे ऑपरेट होता है वो अपन समझ सकते हैं, लेकिन सीरीज याद करने वाली बात है। तो ये आपको लिखना हो तो लिख लो, सीरीज लिख लो, मेनली बस ये याद करनी ही पड़ेगी आपको, है ना। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर वाली बात ध्यान रखना, पाई एक्सेप्टर अगर आ जाए तो वो जनरली आगे रहेगा। और Cl और NH3 इन दो पे ध्यान रखना, Cl और NH3 में से किसका ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ज्यादा है और किसका ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर कम है। क्योंकि इसके ऊपर जब क्वेश्चन, ये मैंने डायरेक्टली ना स्टैंडर्ड बुक से उठाया है, तो अगर क्वेश्चन आएगा भी इसमें तो स्टैंडर्ड बुक से ही उठाने की वो कोशिश करेगा। इसीलिए दोनों एग्जांपल में देखो तो आप Cl और NH3 दिख रहे हैं, तो ये मैंने इसीलिए डायरेक्टली एग्जांपल आपके सामने लिखा दिया कि कभी इसमें अगर आगे बढ़ के उसने पूछ भी लिया तो इन दोनों एग्जांपल में से ही कुछ आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि पूरी सीरीज तो याद नहीं कर पाओगे, फालतू में अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, तो ये दो एग्जांपल डायरेक्टली कर लीजिए। ठीक है ना, इनके लिए मेंशन कर लेना बेटा, है ना, पाई एक्सेप्टर। सीरीज में सबसे आगे कौन आ रहा है बेटा? पाई एक्सेप्टर, है ना।
सीरीज लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, ये सारी थ्योरी व्योरी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो बस, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली वही आएगा ना, उसमें एग्जाम्पल में बस इतना मेंशन कर लेना कि किसका ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ज्यादा है। खुश हो बेटा। लिख लिया भाई सबने? यस ही मान के चल रहा हूं मैं। चले ना, अब हेडिंग डाल लीजिए पी ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, तो पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि पी ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पी ब्लॉक आपको पता है एनसीईआरटी में से जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है, वो रिएक्शन हटा दिया गया है। इनडायरेक्टली उनमें से कुछ रिएक्शंस आपको सॉल्ट में देखने को मिल जाएंगे, या फिर हमने कुछ जो टेस्ट ऑफ आयंस पढ़े वहां पर भी, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ा अपन ने, तो वो बेसिकली पी ब्लॉक की रिएक्शन है। या वो एक अमोनिया वाला आया था कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एजीसीएल या पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ एजीबीआर को उसने डिसॉल्व कर दिया। तो ऐसी कुछ इनडायरेक्ट रिएक्शन है जो सॉल्ट या आयन के टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, और जिसका लेना देना किससे होता है, एनसीईआरटी पी ब्लॉक से होता है। बट ठीक है, वो डायरेक्टली अभी क्वेश्चन आपके सिलेबस में से हटा दिया गया। दूसरी बात, पी ब्लॉक में आपको पता है ना, यहाँ का जो ट्रेंड रहता है जनरली पढ़ाने का, वो रहता है पहले कुछ कॉमन टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम बैक बॉन्डिंग, ऑक्सी एसिड, हाइड्रोलाइसिस, ये सब पढ़ते हैं। तो वो हम अभी भी पढ़ रहे होंगे, वो इसलिए पढ़ रहे होंगे कि भले उसका मेंशन पी ब्लॉक में कहीं डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे जिनको केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा माना जा सकता है, जैसे ऑक्सी एसिड, तो उसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें। तो याद करो जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तब मैंने फोकस भी किया था बार बार कि ऑक्सी एसिड और उसके ऑक्सी एनायन के बारे में आपको सारी चीजें आनी ही चाहिए। वहां पर पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो कौन सा पाई बॉन्ड है, पी पाई है, पी डी पाई है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा डाइमर पॉलीमर, ब्रिज बॉन्डिंग है ना, बनाना बॉन्ड, इस तरह की चीजें, ये सब कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा माना जा सकता है, और इसीलिए अपने को उसको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल टॉपिक से, और पहला जनरल टॉपिक जो हमें समझना, वो क्या समझना बेटा, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो बैक बॉन्डिंग होता क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसके बारे में मैं कुछ कहानी पहले आपको समझा देता हूं, ध्यान सुनिएगा ना। पहले मैं कुछ थ्योरी लिखा रहा हूं आपको, तो थ्योरी लिखते जाइए जो इसके बारे में पोस्टुलेट्स है, फिर एग्जांपल देखते हैं। पॉइंट्स बोलते जा रहा हूं, वन बाय वन लिखते जाएगा। हेडिंग डालिए बैक बॉन्डिंग। पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन अ पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हेन अ पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड, when a pi type coordinate bond is formed between, when a pi type coordinate bond is formed between, when a pi type coordinate bond is formed between already covalently bonded atoms, when a pi type coordinate bond is formed between already covalently bonded atoms within a molecule, within a molecule, within a molecule। ठीक है, 2 मिनट के लिए ध्यान देते जाएगा।
अभी ये डायग्राम वायग्राम मत बनाना, डायग्राम आ जाएगा बाद में, अभी मैं बस आपको पॉइंट जो लिखा रहा हूं वो समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया BF3, एक बात क्लियरली समझ ले, अगर मैं बनाना बॉन्डिंग की बात करता हूं तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में जो एग्जांपल आता है वो आता है B2H6, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बैक बॉन्डिंग का नाम लूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो एग्जांपल खटकना चाहिए वो कौन है बेटा? BF3। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, BF3 मतलब बैक बॉन्डिंग का स्टार्ट यहीं से होता है ना, मेनली यही यूज में आएगा आपको। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एक बात बताओ, क्या BF3 में ऑलरेडी बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है कि नहीं होता है बेटा? होता है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, ये सब चीजें अपन जानते हैं। अगर इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड के पास S और P डब्बे तो होते हैं, D नहीं होता। S कितना डब्बा होता है? 1, और P कितने डब्बे होते हैं? 3। और इसने अभी हाइब्रिडेशन कौन सा करा है? sp2, मतलब उसने ये 3 डब्बे हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व कर लिए, एक डब्बा भी इसके पास खाली है। तो बोरॉन के पास अभी एक वेकेंट ऑर्बिटल है। एनसीईआरटी ग्रुप 13 में एक स्टेटमेंट लिखा करता है, वो ये है कि बोरॉन के जो ट्राइहेलाइड्स है, बोरॉन के जो ट्राइहेलाइड मतलब BF3, BCl3, BBr3, Bi3, दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड। दे कैन एक्ट एज, क्या बात समझ में आ रही है? बोरॉन का कोई भी ट्राइहेलाइड आ जाए, दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड। क्यों लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं? उनके पास डब्बा खाली है। ठीक, अब सुनो, इसके पास डब्बा खाली है और यहां पर जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है बेटा? है। अब बोरॉन के पास डब्बा खाली है, तो बोरॉन क्या सोचता है कि भैया कोई स्पीशीज आ जाए, मतलब ये लुईस एसिड है तो वो इंतजार करता है कि कोई लुईस बेस जैसे अमोनिया या वाटर आए और अपना लोन पेयर मेरे खाली डब्बे में एंटर करा के कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। ये इसका सोचना होता है कि ऐसा हो जाए। लेकिन मान लो कोई अमोनिया वाटर इसकी विसिनिटी में है ही नहीं, इसके आसपास है ही नहीं, तो फिर आएगा कौन और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कोई नहीं करेगा। इस कंडीशन में जब बोरॉन इंतजार करता है कि भैया कोई और लुईस बेस आए मेरे साथ बॉन्डिंग करे और सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, भैया जब ये लोन पेयर इसको देगा तो इनके बीच का पहला बॉन्ड बनेगा और पहला बॉन्ड क्या माना जाएगा? सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जब कोई आया ही नहीं तो फिर बोरॉन ने सोचा डब्बा तो फालतू पड़ा ही है, डब्बा फालतू पड़ा तो बॉन्ड क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि हर बॉन्ड के साथ एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बोरॉन चाह रहा था कि एक बॉन्ड और बन जाए, मेरी कुछ और एनर्जी रिलीज हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, लेकिन कोई और बॉन्ड बनाने नहीं आया। तो बोरॉन ने क्या देखा कि भैया मेरा जो मॉलिक्यूल है उसमें मेरे पास डब्बा खाली है, फ्लोरीन जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसका ऑक्टेट भी पूरा है और उसके पास लोन पेयर भी है। जिसका ऑक्टेट पूरा हो और अगर उसके पास लोन पेयर हो तो क्या वो डोनर की तरह काम कर सकता है? यस। तो उसने सोचा कि इन तीनों, एक ही डब्बा खाली है क्योंकि, तो उसने सोचा तीनों फ्लोरीन में से अगर कोई एक फ्लोरीन अपना लोन पेयर मेरे साथ अनइक्वल शेयर कर ले तो बेटा दो के बीच का जो पहला बॉन्ड था वो सिग्मा था और ये दूसरा जो बॉन्ड बना ये पाई बॉन्ड बना और पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ये जो पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन ऑलरेडी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल बनता है। इस पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बैक बॉन्ड। और ये क्यों बना? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, क्योंकि कोई और नहीं था विसिनिटी में बॉन्ड बनाने के लिए और उसके बाद डब्बा खाली था, उसके पास लोन पेयर था। बॉन्ड बनाने से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। आप खुद सोचोगे पहले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था, अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसके लिए ये इस स्पेशल टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो पहली जो लाइन लिखी वो ये बताई। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट इंटरमॉलिकुलर है या इंट्रामॉलिकुलर है? इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज एन इंट्रामॉलिकुलर कॉन्सेप्ट। 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 ठीक है, अगला पॉइंट सुने। यहां पर ये जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा है या पाई है? पाई। पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? बैक बॉन्ड। याद करिए केमिकल बॉन्डिंग, हम लोगों ने वहां पर वीबीटी पढ़ा था। CO2 और SiO2 के स्ट्रक्चर कंपेयर करते। CO2 में पाई बॉन्ड बन जाता था लेकिन SiO2 में सिंगल बॉन्ड बनता था, पाई बॉन्ड अनस्टेबल था। N2 एग्जिस्ट बट P2 डज नॉट एग्जिस्ट, P4 बन जाता था। कुछ बातें याद आ रही है? तो मुझे बताओ पाई बॉन्ड जो होता है ना, पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो हमने एक ऑर्डर लिखा था 2p पाई 2p पाई, वेरी गुड, 2p पाई 2p पाई। इसके बाद हमने लिखा था 2p पाई 3d पाई। कुछ याद आ रही है सिखानी बेटा?
जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ते, देखो सिग्मा और पाई में से सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो सिग्मा को तो सोचना ही नहीं है, हमें सारी कहानी इसकी समझनी है पाई की, क्योंकि पाई वीकर है। तो अगर कोई बॉन्ड वीक है, जो कि पाई के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग है, पाई वीक है, अगर वीक बॉन्ड है और आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या और वीक हो जाएगा, और वीक, और अगर वीक हो गया तो फिर एग्जिस्ट करना मुश्किल है। तो पाई बॉन्ड क्योंकि वीक है, सिग्मा के कंपैरिजन में हमेशा ही वीक है, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग वहां पर हो रही होगी, को है ना, वो जो कोएक्सियल और कोलेटरल ओवरलैपिंग में कोलेटरल ओवरलैपिंग वहां हो रही होगी। तो आप समझिए कि अगर आप पाई बॉन्ड में शेल नंबर बढ़ाएंगे तो पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और क्योंकि पाई बॉन्ड पहले से ही वीक है और शेल नंबर बढ़ाने पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, बॉन्ड और वीक हो जाएगा, इसलिए पाई बॉन्ड आसानी से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। कब नहीं कर पाएगा? जब शेल नंबर क्या होंगे, ज्यादा। आप अगर बोरॉन के बदले यहां पर कोई फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट ले लो या कोई फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट ले लो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, पाई बॉन्ड उतना स्टेबल बन नहीं पाएगा, लेटरल ओवरलैपिंग उतनी अच्छी हो नहीं पाएगी। इसीलिए ये जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग मतलब पाई बॉन्ड एक तरह से, तो ये पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब दो एलिमेंट जिनके बीच में पाई बॉन्ड बनना है ना, दो एलिमेंट जिनके बीच में ये बैक बॉन्ड बनना है, उनमें से या तो 2-2 वाला कॉन्सेप्ट हो या 2-3 वाला कॉन्सेप्ट हो या 3-2 वाला कॉन्सेप्ट हो। मतलब जिन दो एटम्स के बीच में बैक बॉन्ड बनना है, ये पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, उनमें से कोई ना कोई एक एटम कंपल्सरीली सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए, क्योंकि सेकेंड पीरियड का होने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट वाला तो पाई बॉन्ड बना नहीं सकता, हाइड्रोजन नहीं बना सकता, तो सेकेंड पीरियड वाला हो और दूसरा वाला जो एटम है वो सेकेंड या थर्ड पीरियड का हो, तो आपका पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब शेल नंबर या तो 2-2 होगा या 2-3 या 3-2, एक ही बात है। तो उस तरह का है ना। अगला पॉइंट ये लिख रहे हैं, लिखिएगा फॉर बैक बॉन्डिंग, है ना, बैक बॉन्डिंग को बीबी लिख लेना शॉर्ट में, बार बार पूरा नहीं लिखेंगे। फॉर बैक बॉन्डिंग one of the atom must be of second period, one of the atom must be of second period, one of the atom must be of second period, and the other of second or third period। मतलब दोनों में से कोई एक एटम सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए और दूसरा एटम या तो सेकंड का हो या थर्ड का हो। मतलब पाई बॉन्ड जो बनेगा, बैक बॉन्ड जो बनेगा, जनरली वो 2-2 या 2-3 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात क्लियरली मैं यहां पर बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बैक बॉन्ड 2-2 और 2-3 में ही बने, ये 2-4, 2-5, 3-5, 4-5 सब में बनता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप हर जगह जज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको यही मान के चलना है कि बैक बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों एटम या तो सेकंड पीरियड के हो या एक सेकंड का और एक थर्ड पीरियड का हो, तभी हमें बैक बॉन्डिंग की कंडीशन माननी है। ठीक है, इसके बाद समझिए बैक बॉन्डिंग में क्या विद इन द मॉलिक्यूल एक डोनर और विद इन द मॉलिक्यूल एक एक्सेप्टर आइटम चाहिए होगा बेटा। यस, तो मुझे बताओ जो डोनर होगा उसकी कहानी क्या होनी चाहिए। डोनर के लिए उसका ऑक्टेट पूरा और साथ ही साथ लोन पेयर होना चाहिए, और एक्सेप्टर के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, खाली डब्बा। तो अगला पॉइंट यही लिख रहे हैं, लिखिएगा फॉर बैक बॉन्डिंग one of the atom must contain vacant orbital. For back bonding, one of the atom must contain vacant orbital, whereas the other atom should contain a lone pair along with complete octet. Other atom should contain a lone pair along with complete octet. ठीक है, तो एक एटम जो एक्सेप्टर होगा उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, खाली डब्बा, और जो डोनर एटम होगा उसके पास लोन पेयर होना ही चाहिए, बट लोन पेयर तभी डोनेट करेगा जब उसका खुद का ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो जिसके पास खाली डब्बा है वो किसकी तरह काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह, और जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ लोन पेयर है वो किसकी तरह काम कर रहा होगा, डोनर की तरह। ठीक, ये कुछ बातें हमने करी। अब एक बात बताओ, बैक बॉन्डिंग हो जाने से
क्या बॉन्ड पैरामीटर्स में चेंज आएगा या नहीं आएगा? बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। क्या पहले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था? यस। और बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग होने का मतलब क्या है? एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा। सुनना मेरी बात ध्यान से ना, जब भी बैक बॉन्ड बनेगा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, और वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से बताओ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जनरली ये जो बैक बॉन्ड बनेगा ये पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकता है। तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये तीनों, जरूरी थोड़ी कि यही डोनेट करता है, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, तो इसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये डीलोकलाइज होगा। तो पहले इसके अंदर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था। पाई बॉन्ड आ जाने से वो पाई बॉन्ड यहां भी डिलोकलाइज हो सकता है, यहां भी डिलोकलाइज हो सकता है, यहां भी डिलोकलाइज हो सकता है। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब जब भी बैक बॉन्डिंग होगी बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बढ़ रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात, आपसे बैक बॉन्डिंग पे एक बात पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन। कई बार बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, और कई बार बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा उसकी कहानी समझिएगा। मुझे एक बात बताओ, BF3 आपके सामने एग्जांपल बना हुआ है, ठीक है? BF3 में सबसे पहले ये बताइए कि पहला जो हाइब्रिडाइजेशन इसका है, नॉर्मली जो हाइब्रिडाइजेशन हमको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन कब है? बिफोर बैक बॉन्डिंग। अभी कोई बैक बॉन्डिंग मैंने शो नहीं करी है। अब इसने अपना लोन पेयर उठा के इसको दे दिया, ये बैक बॉन्डिंग हो गई। ये वाली कहानी कब की है? बिफोर बैक बॉन्डिंग। अब आफ्टर बैक बॉन्डिंग मुझे बताओ बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यही है। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग से पहले सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 3। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना था? 0। तो आपका H का वैल्यू 3 आ रहा था, और 3 का मतलब था sp2। बैक बॉन्डिंग हो गई। अभी बताओ सिग्मा बॉन्ड तो अभी भी 3 है, ये तो पाई है ना, पाई थोड़ी काउंट करता है हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा 3 है, और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम अभी भी 0 ही है, तो बेटा H का वैल्यू अभी भी 3 आ रहा है, और 3 का मतलब sp2। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? ध्यान सुनना, आप जब बैक बॉन्डिंग करोगे तो विद इन द मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल में 2 तरह के एटम होंगे, सेंट्रल एटम और साइड एटम। जब साइड एटम डोनर होता है और सेंट्रल एटम एक्सेप्टर होता है, देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। देयर इज, कब? जब सेंट्रल एटम एक्सेप्टर होगा, देयर विल बी नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग बैक बॉन्डिंग। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर मान लो ये डोनर होता और ये एक्सेप्टर होता, मान लीजिए यहां ए है और यहां पर इसके पास एक लोन पेयर होता, और इधर जो बी है साइड एटम है उसके पास एक खाली डब्बा होता, तो ये इसका ऑक्टेट पूरा है 2 4 6 8, और ये डोनेट कर देता। मुझे बताओ बिफोर बैक बॉन्डिंग अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड तो 3 होते और एक लोन पेयर होता, और H का वैल्यू आता 4। 4 का मतलब sp3। ये कब था? बिफोर बैक बॉन्डिंग। लेकिन जब बैक बॉन्डिंग बन गया तो बेटा ये लोन पेयर अब लोन पेयर नहीं रहेगा, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब बताओ आफ्टर बैक बॉन्डिंग सिग्मा तो 3 है, लेकिन ए का जो लोन पेयर था वो तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0, और लोन पेयर 0 होते ही H का वैल्यू आ जाएगा 3, और 3 का मतलब हो जाएगा sp2। तो ड्यूरिंग बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में और मे नॉट चेंज। हम डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर सेंट्रल एटम एक्सेप्टर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सेंट्रल एटम अगर डोनर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में डेफिनेटली चेंज आएगा। देखो एक बात समझना, चेंज का मतलब 2 होता है। चेंज का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला किसी का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, तो H = 3 था, चेंज हो रहा है। चेंज का 2 मतलब हो सकते हैं, H = 3 से 4 भी हो सकता है, और H = 3 से 2 भी हो सकता है। चेंज तो दोनों हो सकते हैं, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। बैक बॉन्डिंग में हमेशा जो चेंज होगा उसमें डिक्रीज ही आएगा, क्योंकि जो लोन पेयर पहले काउंटेड था वो अब काउंट नहीं होगा। तो जब मैं बोल रहा हूं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। ये बात कंफर्म रहेगी, या तो चेंज होगा ही नहीं, और अगर चेंज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। ड्यूरिंग बैक बॉन्डिंग या ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ऐसा लिख लो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन may or may not change. Due to back bonding hybridization may or may not change. Due to back bonding hybridization may or may not change. ठीक है?
अब अपने समझने के लिए आपको लिखना हो तो वहां लिख लेना कि बैक बॉन्डिंग में अगर सेंट्रल एटम एक्सेप्टर है तो देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडेशन, है ना, साइड में लिख लेना। इफ इन बैक बॉन्डिंग central atom acts as an acceptor, if in back bonding central atom acts as an acceptor, if in back bonding central atom acts as an acceptor, there is no change in hybridization, there is no change in hybridization, but if central atom acts as a donor, but if central atom acts as a donor, then hybridization changes, then hybridization changes। हाइब्रिडाइजेशन चेंज का मतलब भी बता दिया मैंने आपको, डिक्रीज ही होगा, ये बात कंफर्म है ना। चलिए, तो ये हमने कुछ बैक बॉन्डिंग की छोटी मोटी जो बातें हमको समझनी थी वो हमने यहां पर समझा। अब आइए इसके एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला एग्जांपल जो आ रहा है वो BF3 को ही हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है। अब देखिए जरा ध्यान से, हमने एक मॉलिक्यूल लिया BF3, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। BF3 में सेंट्रल एटम कौन है बेटा? बोरॉन। बोरॉन का कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल। तो आपने इसका ग्राउंड स्टेट बनाया, ग्राउंड स्टेट में 2s2 और 2p1 है, लेकिन बोरॉन को कंपाउंड क्या बनाना है? BF3। बोरॉन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल टाइप का बॉन्ड है, कोवेलेंट होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए होता है या अनपेड की पेयरिंग के लिए होता है? अनपेड की पेयरिंग। अब इसके पास एक ही अनपेड है तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। बनाने कितने? 3। क्या ये एक्साइटेशन दिखा सकता है? यस। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और इसकी कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, और ऐसे होते इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। अब एक फ्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा, और आप देखो तो इन तीनों को अगर आप देखो तो एक S और 2P मिक्सिंग में जा रहे हैं। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आता है? sp2। अब देखो बिफोर बैक बॉन्डिंग जब आप इसका स्ट्रक्चर बना रहे हो तो बोरॉन का sp2 हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर बनेगा, बोरॉन से एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूं। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं? 0। H का वैल्यू कितना आ रहा है? 3, और 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। ये कब की कहानी है? बिफोर बैक बॉन्डिंग। वहां लिखा हुआ है क्लियरली ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, जो यहां समझ में आ रहा है। लेकिन अब आगे देखो, उसी स्ट्रक्चर को हमने यहां पर थोड़ा सा और डिटेलिंग में बता दिया, जिसमें हमने फ्लोरीन के लोन पेयर को भी शो कर दिया। मुझे बताइए, अभी भी इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन जैसा था वैसा ही है। लेकिन एक बात समझना, क्या बोरॉन के पास यहां पर एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है या नहीं पड़ा है? बेटा पड़ा है। तो बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। अब जरा ध्यान से बताना मुझे, वो जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। p का शेप स्फेरिकल या डम्बल? अच्छा, अगर आपने ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कराया, ये वाला है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। और वो प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन होगा? s के साथ px py लिया होगा, या फिर s के साथ py pz लिया होगा, या s के साथ pz px लिया होगा। मैं अभी xy मान के चल रहा हूं, तो अगर s के साथ px py लिया तो प्लेन कौन सा बनेगा? xy प्लेन। ये जो भी प्लेन होगा, अगर ये px है ये py, तो ये कौन है? pz। ये जो p ऑर्बिटल बच रहा है ये प्लेन पर होगा या प्लेन से परपेंडिकुलर होगा? परपेंडिकुलर। तो होगा क्या? ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब जो वो p बचा हुआ है वो इससे परपेंडिकुलर है, मतलब इधर और इधर है, पर बोर्ड पे दिखा नहीं पाएंगे, तो हम बोर्ड पे ऐसे बना रहे हैं। ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया है, ये ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? p ऑर्बिटल। और ये p ऑर्बिटल कौन सा वाला p ऑर्बिटल है? ये वेकेंट वाला है ना। और ये एक्चुअल में प्लेन पर है या प्लेन से परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर। कितने ऑर्बिटल है ये? एक ही है, एक ही है। 2 लोब्स है, ऑर्बिटल एक ही है। डबल डंबल है, डंबल, डबल डंबल तो d आएगा। ये पूरा एक ही डब्बा है, 2 मत मानना इसको। वो जो अपन ये ऐसे दिखाते हैं ना, उसका डिजाइन ऐसा है, दैट्स इट। समझे? हाँ। अब आइए इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम अभी अपन ने बनाया, इसमें ये हमने बना दिया वेकेंट ऑर्बिटल। अब एक बात बताओ, बोरॉन ने इंतजार किया कि इस खाली डब्बे में कोई आके लोन पेयर दे, लेकिन कोई आया ही नहीं। तो बोरॉन ने देखा कि भैया फ्लोरीन जो मेरे साथ जुड़ा है उसका ऑक्टेट भी पूरा है और उसके बाद लोन पेयर भी। इसी स्ट्रक्चर को मैं यहां बनाता हूं, ध्यान से देखना। बोरॉन ने अपना खाली डब्बा अब इस तरह से दिखा दिया
क्योंकि ऐसे दिखाने में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अपन वापस से ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाते हैं। बस ये बताना जरूरी था कि ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके पास खाली डब्बा पड़ा, कितना खाली डब्बा, एक, और इसके पास फ्लोरीन के पास ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ क्या लोन पेयर है या नहीं है, तो फ्लोरीन में से या तो ये फ्लोरीन या तो ये फ्लोरीन या तो ये फ्लोरीन उसको अपना क्या दे देगा, लोन पेयर। क्या जरूरी है कि यही वाला फ्लोरीन लोन पेयर दे, या तीनों में से कोई भी दे सकता था, कोई भी दे सकता था। अभी अपन एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका, जब ये लोन पेयर देगा तो बेटा बोरॉन और फ्लोरीन का पहला बॉन्ड तो ये लाल वाला था, दूसरा बॉन्ड ये ब्लू वाला बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है बेटा, पाई। ये जो पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहां पर, इसी पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, बैक बॉन्ड। तो ये बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। अब एक बात समझना, ये जो बैक बॉन्ड बन गया, इसके बाद की कहानी देखिए, क्या ये बैक बॉन्डिंग के बाद जरूरी था कि ये पाई बॉन्ड यही बनता है, या तीनों में से कहीं भी बन सकता था, कहीं भी बन सकता था। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अब डीलोकलाइज हो सकता है मतलब आपको जो फिनोमिना लगाना है वो क्या लगाना है बेटा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस अगर आपने लगाया तो आपको यहां निकालना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद करिए, 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। पाई बॉन्ड कितना, 1। ये एक पाई बॉन्ड अगर तीनों जगह डिलोकलाइज होगा तो हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा या पार्शियल डबल होगा, पार्शियल। और वो पार्शियल डबल 1 प्लस 1/3 टाइप का आएगा, दैट इज 1.33। इसका मतलब एक बॉन्ड ये वाला तो पूरा दिखा रखा है, और वो जो पाई बॉन्ड है वो यहां भी डिलोकलाइज होगा, यहां भी डिलोकलाइज होगा, और यहां भी डिलोकलाइज होगा। तो ये बैक बॉन्डिंग के बाद का जो है ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो बन गया। अब एक बात बताओ, इसके बेसिस पे ये कुछ आंसर्स अपने को देने, ये बात बताओ, ध्यान देना 2 मिनट है ना। यहां पर हमने बोला था ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में और मे नॉट चेंज, ये बिफोर बैक बॉन्डिंग की कहानी है। यहां पर बैक बॉन्डिंग हो गई, तो मुझे बताओ आफ्टर बैक बॉन्डिंग की बात करो, है ना, आफ्टर बैक बॉन्डिंग मुझे बताइए, बोरॉन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने, अभी भी 3, 1 2 3 रेड वाले। लोन पेयर बोरॉन पे कितने, 0। ना तो इस पे पहले कोई लोन पेयर था, ना अभी कोई लोन पेयर है, ये तो पाई बॉन्ड है ना। तो सिग्मा 3, लोन पेयर 0, एच का वैल्यू कितना आ गया, 3। और 3 का मतलब है अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। मतलब इस केस में बिफोर बैक बॉन्डिंग और आफ्टर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, अगर सेंट्रल एटम एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर बताइए, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है या सेम है बेटा, सेम है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज या रिमेन सेम। अगला बॉन्ड एंगल के बारे में बात करिए, ये sp2 था 120, ये भी sp2 है, और बराबर बराबर डिलोकलाइज हो रहा है, इसलिए जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ही ये इसको रिपेल करेगा, उतना ही ये इसको रिपेल करेगा। और sp2 में अगर सारे रिपल्शन बराबर है तो सारे एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल में भी कोई चेंज नहीं आया, एंगल भी क्या रहा, सेम। लेकिन जब भी बैक बॉन्डिंग होगी क्या एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, यस। और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। ये आंसर फिक्स है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का। बाकी जो आंसर है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन चेंज होता भी है, नहीं भी होता है, बट बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग से, और बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होगी बैक बॉन्डिंग से। आवाज नहीं आ रही, खिड़की उड़की खोल दो भाई, हवा आने, थोड़ी गर्मी हो रही है। तो पंखे उनके बंद कर रखे तुमने, ओए उधर जब बाहर जाके बोल के डेक चालू करने के लिए बोल दे, वो ठंडा कर दो बिल्कुल कमरा।
एंड अभी इस समय पे मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑल बोरॉन ट्राई हैलाइड्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड। चाहो तो लाइन लिख लेना, लिखना हो तो, नहीं लिखना हो तो कोई बात ही नहीं है। बोरॉन ट्राई हैलाइड्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड। डब्बा खाली होता है उसके पास, डब्बा खाली होता है तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है, इसलिए वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। कोई ज्यादा लुईस एसिडिक होगा, कोई कम होगा, लेकिन लुईस एसिड की तरह सभी काम कर सकते हैं। सब होगा बेटा, रुक तो जा, अभी सब आज ही थोड़ी पढ़ लेंगे। समय से पहले भाग्य से ज्यादा ना मिला है ना मिलेगा, इंतजार करो सही समय का। बना लिया डायग्राम? 15 सेकंड और है। चलिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला कि बोरॉन के जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं बेटा? लुईस एसिड की तरह, ठीक है। तो अगर बोरॉन के ट्राइहैलाइड्स लुईस एसिड की तरह काम कर रहे हैं तो सारे के सारे लुईस एसिड है, बट इनमें से किसी का लुईस एसिडिक नेचर ज्यादा होगा और किसी का लुईस एसिडिक नेचर कम होगा। तो आइए हम उसी का एक ऑर्डर बना रहे हैं। देखो, बैक बॉन्डिंग पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, बट रेयरली में से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसके लिए इसको फोकस पे रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें लुईस एसिडिक कैरेक्टर, एक बात बताओ, लुईस एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? लुईस एसिड क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। अच्छा मुझे बताओ, अभी ये जो पीछे हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, ये वाला, इसमें ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, इनमें से कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है? ये क्या है और ये क्या है? गलत है। विद इन द मॉलिक्यूल आप लुईस एसिड लुईस बेस नहीं बोलोगे, पहली बात क्लियर कर लेना इस बात को दिमाग में, है ना। लुईस एसिड लुईस बेस दो अलग अलग स्पीशीज में कहा जाता है कि भैया अगर दो अलग अलग स्पीशीज में बॉन्ड बन रहा हो तो ये एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड और ये डोनर है तो लुईस बेस। विद इन द मॉलिक्यूल बस इतना बोलोगे कि ये लोन पेयर डोनर है और ये लोन पेयर एक्सेप्टर, उसको लुईस एसिड लुईस बेस नहीं बोलते। लुईस एसिड लुईस बेस के लिए आपको कितने मॉलिक्यूल चाहिए, कितने स्पीशीज चाहिए? दो सेपरेट स्पीशीज चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनना, हम यहां पर बोल रहे हैं लुईस एसिडिक कैरेक्टर, मतलब इसको भी लुईस एसिड की तरह काम करना, बहुत ध्यान सुनना वरना ऑर्डर उल्टा बनेगा बिल्कुल। ये लुईस एसिड की तरह काम करवाना है, इसको लुईस एसिड की तरह काम कराना है, इसको लुईस एसिड की तरह काम कराना है और इसको भी लुईस एसिड की तरह काम करना है। देखना है कि इनमें से कौन बढ़िया लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड तब चेक करोगे जब इनके सामने कोई लुईस बेस होगा। तो लुईस बेस इसमें नहीं दे रखा, आपको अलग से इमेजिन करना है कि एक लुईस बेस आया। लुईस बेस कौन होता है? लोन पे लेके आया। कौन आया? अमोनिया आया, मान लो अमोनिया, अमोनिया के पास लोन पेयर है, ऑक्टेट भी पूरा है। अमोनिया इसके पास आया, बोले ले ले लोन पेयर ले ले। अमोनिया क्या है? लुईस बेस है ना, तो इसके पास आया, बोले ले ले लोन पेयर ले ले। इसके पास भी ले ले, तू भी लोन पेयर ले ले, ले ले लोन पेयर ले ले, ले ले लोन पेयर ले ले, ऐसा करा है। तो अमोनिया ने इनको आके बोला कि भैया तुम में से जिसको लोन पेयर लेना है ले लो, मेरे पास लोन पेयर पड़ा हुआ है। अब इनमें से लोन पेयर ले कौन पाएगा, वही हमको देखना, वो बता देगा कि इनका लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा या कम है। जो अमोनिया से फटाफट लोन पेयर लेने को तैयार हो जाएगा उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, और जिसके पास मतलब लोन पेयर लेने के लिए जगह ही नहीं होगी उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। तो आपको अब ये चेक करना है। मुझे बताइए, BF3 BCl3 BBr3 BI3 चेक करिएगा। मान के चलिए इनके पास अमोनिया खड़ा हुआ है, लोन पेयर लेकर खड़ा है, बोल रहा है इनको लोन पेयर ले लो, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी बॉन्डिंग को समझते हैं। बेटा BF3 में शेल नंबर कौन सा है? 22, 23, 24, 25, ये शेल नंबर हो गए। हम यहां पर एक बात आती है, BF3 देखकर ही दिमाग में सबसे पहले बैक बॉन्डिंग आनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं इसमें बैक बॉन्डिंग चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। BF3 में अगर हम नॉर्मली देखें तो एक डब्बा खाली था, इसमें भी एक खाली था, एक खाली था, एक खाली था, लेकिन इनमें बैक बॉन्डिंग हो सकती थी, इसलिए आप उसको चेक कर रहे हैं। अगर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो जो डब्बा खाली था वो खाली रह जाएगा या भर जाएगा? भर जाएगा। अगर भर जाएगा तो जब अमोनिया आया बोला ले ले लोन पेयर ले ले, कहां से ले ले? ठीक है। तो अब इसके पास हम देखें तो इसका शेल नंबर 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर इंक्रीज हो रहे, शेल नंबर इंक्रीज होने के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बेटा पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है।
पाई बॉन्ड या तो 2-2 में बनेगा या 2-3 में बनेगा, आगे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, बनेगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट बनेगा। तो बेटा उसी पाई बॉन्ड को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैक बॉन्ड, मतलब ये बैक बॉन्डिंग अच्छी करेगा और ये बैक बॉन्डिंग खराब करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हुआ कि इसने बैक बॉन्डिंग कर ली, और इसका मतलब वो इसने बैक बॉन्डिंग नहीं करी। अगर इसने बैक बॉन्डिंग कर ली तो बताओ इसका जो डब्बा खाली था उसमें क्या इसी का फ्लोरीन ने लोन पेयर दे दिया कि नहीं दे दिया, दे दिया। तो अब इसके पास डब्बा खाली है या नहीं है, नहीं है, पर इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो डब्बा अभी भी खाली है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल बढ़ रहा है, इसके पास डब्बा खाली नहीं है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो गई, और इसके पास डब्बा खाली है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। अब डब्बा खाली नहीं है, डब्बा खाली, अमोनिया आया, ले ले लोन पेयर, ले ले, ले ले लोन पेयर, ले ले, दे दे लोन पेयर, दे दे वाली कहानी है। इसका मतलब है ये लोन पेयर आसानी से एक्सेप्ट करेगा और इसीलिए इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर हम यहां पर लुईस एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बना दें तो बेटा BF3 में बैक बॉन्डिंग की वजह से लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, देन BCl3, देन BBr3, और सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर Bi3 का रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना है ना, लुईस एसिड बेस जब भी देखा जाता है विद इन द मॉलिक्यूल नहीं देखते, कोई दूसरा स्पीशीज होना चाहिए जो लुईस एसिड या बेस की तरह काम कर रहा हो। लिख लिया भाई, चले है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये लुईस एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखा। अब इसके अलावा बैक बॉन्डिंग की वजह से कई बार लुईस बेसिक नेचर भी इफेक्ट होगा। लुईस बेसिक नेचर कैसे इफेक्ट होगा बेटा, अगर सेंट्रल एटम के पास मान लो लोन पेयर था तो वो लुईस बेस की तरह काम कर सकता था, लेकिन मान लो वो सेंट्रल एटम का जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो अब उसके पास देने के लिए लोन पेयर नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक बात क्लियरली समझ लो, बैक बॉन्डिंग से लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है और लुईस बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है, फिक्स है ये आंसर। अगर बैक बॉन्डिंग हुई है तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा और लुईस बेसिक कैरेक्टर भी कम होगा। लुईस एसिडिक कैरेक्टर कैसे कम होगा वो आपने यहां देख लिया, और लुईस बेसिक कैरेक्टर कैसे कम होगा कि उसने अपना लोन पेयर ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिया तो अब वो किसी और को लोन पेयर दे नहीं पाएगा, इसलिए वहां पर लुईस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। खैर एक क्वेश्चन इसके बारे में लेते हैं, मार्केट में बहुत कॉमन चलने वाला क्वेश्चन है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लुईस बेसिक कैरेक्टर, दो एग्जांपल आपके सामने है, ट्राई मिथाइलअमीन और ट्राई सिलाइलअमीन, NCH3 थ्राइस, NSIH3 थ्राइस। ध्यान सुनना, 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दीजिएगा ना बेटा। सबसे पहले NCH3 थ्राइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन के आसपास 4 पॉइंट बना दिया अपन ने, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा और 3 यहां पर इसके साथ कौन से ग्रुप जुड़े बेटा, मिथाइल। याद करिए बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, तो हम उसको भी चेक कर रहे हैं। मुझे बताइए ये कहानी कब की चल रही, बिफोर बैक बॉन्डिंग या आफ्टर बैक बॉन्डिंग, बिफोर बैक बॉन्डिंग। इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो सिग्मा 3 है, लोन पेयर 1 है, H का वैल्यू कितना आ रहा है 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। हमने ऑलरेडी sp3 फॉर्म में बना रखा है टेट्राहेड्रल। यहां पर आइए, इसमें भी नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, एक लोन पेयर, यहां पर कौन आ गया बेटा, SiH3, और यहां पर भी कौन आ गया बेटा, SiH3। अभी मुझे बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, 3, लोन पेयर कितना है बेटा, 1, H का वैल्यू कितना आ रहा है 4, और 4 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन का हो गया sp3। अब एक बात समझो, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब अपने को बैक बॉन्डिंग चेक करना है। बैक बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले बैक बॉन्डिंग कैसा कॉन्सेप्ट है, इंटर मॉलिकुलर या इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल देखना है।
या विद इन द मॉलिक्यूल देखना है। बैक बॉन्डिंग का दूसरी कहानी कि जो एटम जिनके बीच में आप बैक बॉन्ड बनाने जा रहे हो वो 2-2 या 2-3 होना चाहिए। शेल नंबर 2 कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली, हाइड्रोजन मत देखना ना, 2-2 2-3 दोनों जगह बैक बॉन्डिंग बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा वो चेक करते हैं। मुझे बताइए बैक बॉन्डिंग में विद इन द मॉलिक्यूल एक को डोनर और एक को एक्सेप्टर होना है। डोनर की कंडीशन क्या है, उसके पास ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ लोन पेयर होना चाहिए। नाइट्रोजन को देखो 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा लोन पेयर है। क्या नाइट्रोजन डोनर हो सकता है? हाँ। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, जरूरी नहीं कि यही डोनर हो, डोनर दोनों में से कोई भी हो सकता था, चेक कर लेना है। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं, मतलब ये डोनर नहीं हो सकता। तो यह नाइट्रोजन डोनर है। अब नाइट्रोजन अगर डोनर है तो सामने वाले को क्या होना पड़ेगा? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की कहानी क्या है? उसके पास होना चाहिए डब्बा खाली। बेटा कार्बन के पास कोई डब्बा खाली नहीं। कोई कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 3 हाइड्रोजन से बना रखे और 1 नाइट्रोजन से। इसका मतलब है ये लोन पेयर दे तो सकता है लेकिन कार्बन लोन पेयर ले नहीं सकता, इसीलिए यहां पर कंडीशन अधूरी है और बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगले वाले केस पे आइए, यहां पर नाइट्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर है। क्या सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है? बेटा यस। क्या इसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट पड़े हुए हैं? हाँ। इसका मतलब है जब नाइट्रोजन लोन पेयर देगा तो सिलिकॉन लोन पेयर ले लेगा कि नहीं ले लेगा? बेटा ले लेगा। इस वजह से यहां पर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है इसीलिए इसके हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना पड़ेगा कि बिफोर बैक बॉन्डिंग क्या है और आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या है, जबकि इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती। अब इसकी कहानी आगे समझिए। यही जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें एक बात समझ में आ गई कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है। अब अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो कहानी देखिएगा बेटा, नाइट्रोजन ने अपने आसपास SiH3 SiH3 और SiH3 को इस तरह से लगा रखा था और ये जो इसका लोन पेयर था ये लोन पेयर ये डोनेट करने वाला है। ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? बेटा सिलिकॉन को। क्या जरूरी है कि इसी सिलिकॉन को डोनेट करे या तीनों में से किसी को भी कर सकता है? किसी को भी कर सकता है। इसका मतलब है यहां पर अभी अगर हम ऐसा मान लें कि इसने अपना लोन पेयर इस वाले सिलिकॉन को डोनेट कर दिया थ्रू बैक बॉन्डिंग पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पर ये पाई बॉन्ड तो यहां भी बन सकता था और यहां भी बन सकता था, मतलब यहां डीलोकलाइजेशन होगा। अभी एक बात समझो, अगर ऐसा है तो क्या यहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बेटा है। और अगर रेजोनेंस होगा तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको दो जगह तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और एक जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है जो कि होगा नहीं। आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 1 + पाई बाय सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1.33 निकल के आएगा। मतलब ना तो कहीं सिंगल बॉन्ड होगा ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। लेकिन बिफोर बैक बॉन्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ और था और आफ्टर बैक बॉन्डिंग एक बार चेक करते हैं। मुझे बताइए नाइट्रोजन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे पहले था अब वो नहीं है क्योंकि वो लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो गया? पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड को आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। अब इसका H का वैल्यू आएगा 3 और 3 का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। बिफोर बैक बॉन्डिंग sp3, आफ्टर बैक बॉन्डिंग sp2। बैक बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन कब चेंज होता है? जब सेंट्रल एटम एक्सेप्टर होता है कि डोनर होता है? डोनर। आप देखें यहां पर सेंट्रल एटम डोनर की तरह काम कर रहा है इसलिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। और हाइब्रिडाइजेशन चेंज का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बेटा डिक्रीज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज हो गया। अब एक बात समझो, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया तो sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब ध्यान से सुनना, ये टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा। नाइट्रोजन ने अपने आसपास 3 पोजीशन ट्राइगोनल प्लेनर में तैयार कर ली अकॉर्डिंग टू sp2। एक पोजीशन पे कौन आ गया? SiH3। अगली पोजीशन पे भी कौन आ गया? SiH3। और तीसरी पोजीशन पे भी कौन आ गया? SiH3। लेकिन इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा या पार्शियल डबल बॉन्ड होगा? बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो वो जो पाई बॉन्ड है वो तीनों जगह बराबर बराबर से डीलोकलाइज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर बनाया इसका, पन्ने कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान सुनो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लुईस बेसिक कैरेक्टर, जो हमारा मेन क्वेश्चन है ना, पहले उस पर आते हैं। तो मुझे बताओ ट्राई मिथाइल एमाइन और ट्राई सिलाइल एमाइन में से किसका लुईस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? लुईस बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस। ध्यान सुनना, विद इन द मॉलिक्यूल बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, अलग अलग। अब मान लो इसके पास लोन पेयर है,
अब सोचो ये लुईस बेस की तरह अगर काम करना है तो सामने वाला लुईस एसिड होना। लुईस एसिड कौन होगा? जिसके पास डब्बा खाली, मान लो H प्लस आया, डब्बा लेके आया, H प्लस आया, डब्बा लेके, बोले ला दे दे लोन पेयर दे दे, क्योंकि तो लुईस एसिड है ना, इसके पास भी अल्लाह दे दे लोन पेयर दे दे। अब ये लोन पेयर अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये तो लोन पेयर दे देगा। इसका लोन पेयर अवेलेबल है या बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, बैक बॉन्ड, तो ये लोन पेयर दे नहीं पाएगा। इसका मतलब है दोनों में से लोन पेयर देने की टेंडेंसी ट्राई मिथाइल अमाइन की ज्यादा है, तो उसका लुईस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। अभी सुनते जाओ, इधर ध्यान दो। इससे रिलेटेड और कुछ बातें आपको समझनी है। पहला, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन सेम है या चेंज हो गया? बेटा चेंज हो गया है ना, ये हम इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ट्राइसिलाइल अमाइन। बॉन्ड एंगल, एक बात बताओ, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 था तो बॉन्ड एंगल आइडियली कितने का होता है? 109.5, और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके क्या हो गया? sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन वहां पर बॉन्ड एंगल 109 होता है, यहां पर 120 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बॉन्ड एंगल इस बार इंक्रीज हो रहा है। जब भी बैक बॉन्डिंग होगी बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ेगा। सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज होगी। नोट करिए इसे। इसमें फिर एक क्वेश्चन अभी लास्ट में देखते हैं, प्लेनर और नॉन प्लेनर का पूछता है इससे। कोऑर्डिनेशन का मॉड्यूल सॉल्व कर लेना है ना, ताकि कोई दिक्कत है तो एक बार अभी इसी वीक में देख लेंगे, ऑनलाइन डिस्कशन रख लेंगे। कोई डाउट होगा तो पूछ भी लेना। तो टेलीग्राम पे कल मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, है ना, ऐसे रेगुलरली अभी भेज दूंगा। अभी इस वीक में पीरियोडिक और बॉन्डिंग के ज्यादा भेजूंगा क्वेश्चन, क्योंकि आपका वो टेस्ट में आने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। कोऑर्डिनेशन के जो भेजने तो मैंने भेज ही दिए, उनको सॉल्व कर लेना, टाइम मिले तब। पहले तो अभी पीरियोडिक और बॉन्डिंग कर लेना, और बस अपना मॉड्यूल अभी फिलहाल में सॉल्व कर लीजिए कोऑर्डिनेशन का। लिख लिया? अरे आज ही लिखना भाई, लिख लिया? अब देखो इसके बारे में कुछ और डिस्कशन हमें करना है, वो बताता हूं आपको, ध्यान सुनना है ना। आप देखो इसमें ट्राइसिलाइल अमाइन को देखना बेटा, 2 मिनट के बोर्ड पे फोकस करो ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ गए तो गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। ट्राइसिलाइल अमाइन की बात कर रहा हूं, मतलब जिसमें बैक बॉन्डिंग हुई है। मुझे बताओ बैक बॉन्डिंग से पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3, और बैक बॉन्डिंग के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। इससे पहले bf3 जब हमने पढ़ा था, बिफोर बैक बॉन्डिंग और आफ्टर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन सेम था। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछता कि bf3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या था? sp2, क्योंकि पहले भी वही है बाद में भी वही है। यहां पर अगर आपसे पूछा कि ट्राइसिलाइल अमाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमें यह कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आंसर बिफोर बैक बॉन्डिंग वाला देना है या आफ्टर बैक बॉन्डिंग वाला देना है। बाई चांस उसने क्वेश्चन में क्लैरिफाई कर दिया कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्राइसिलाइल अमाइन बिफोर बैक बॉन्डिंग, तब तो कहानी खत्म है। आफ्टर बैक बॉन्डिंग कहानी खत्म है, लेकिन उसने सिर्फ इतना पूछा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्राइसिलाइल अमाइन, तो आपका आंसर ये जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में ध्यान सुनना है ना, ये किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है क्या नहीं है, ये सब तो बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन तो एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है ना, ये तो माना जाता है कि ऐसा कुछ होता होगा, सारा खेल मानने का ही है ना, सपोज, ठीक है। तो एक बात समझो, अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 180 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। हम लोग जब एग्जाम यहां पर है ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, फिर बॉन्ड एंगल डिसाइड करते हैं। लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में उल्टा होता है, पहले आपको बॉन्ड एंगल पता चलता है, बॉन्ड पैरामीटर पता चलता है, और उसको समझाने के लिए फिर आप हाइब्रिडाइजेशन या बैक बॉन्ड, जैसे मान लो इसके अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी से जाते तो हमारा
जो केस बन रहा था वो क्या बन रहा था, sp3। बैक बॉन्डिंग का जन्म कैसे हुआ, आपको sp3 मिल रहा था, sp3 के हिसाब से तो इसका बॉन्ड एंगल 109 के आसपास होना चाहिए था, 10-20 डिग्री कम 10-20 डिग्री ज्यादा हो जाता चल जाता, पर जब नेचर में इसको देखा गया तो इसका एंगल 120 मिला। अब 120 मिला तो 120 एंगल तो किसका होता है, sp2 का। अब हमारे तो जो कैलकुलेशन था, जब बैक बॉन्डिंग नहीं पता थी तो हम तो ऐसे कैलकुलेट करते तो हमको तो 109 दिखता, आ 120 रहा है, समझाएं कैसे। तो फिर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, दैट कॉन्सेप्ट इज बैक बॉन्डिंग, जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ये sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। तो कहानी उल्टी चलती है एक्चुअल में ना। तो पहले आपको बॉन्ड एंगल दिखता है, उससे आप हाइब्रिडाइजेशन जज करते हैं। अगर किसी का बॉन्ड एंगल 180 आ रहा है तो अपन बोल देंगे sp है, 120 के आसपास आ रहा है तो sp2 है, 109 के आसपास आ रहा है तो sp3, ऐसी कहानी चलती है। तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही मिलता है, ये एक्चुअल में ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। और अगर 120 डिग्री है तो हम समझ जाएंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो कभी ट्राइसिलाइल अमाइन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर sp2 ही होगा, मतलब आफ्टर बैक बॉन्डिंग वाला आंसर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा ना। एक बात और, अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है मार्केट में, वो है प्लेनर और नॉन प्लेनर। ये बात बताओ, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करो, किसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये स्ट्रक्चर प्लेनर ना होके नॉन प्लेनर है। सुनना, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में तो प्लेनर है, पर ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर, क्योंकि इसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और sp3 प्लेनर नहीं होता। पहले ये स्ट्रक्चर को 3D में इमेजिन करवा रहा हूं, ध्यान सुनो। मान लो ये प्लेन लिया, ये नाइट्रोजन, एक ट्राइंगल है ना, 1 2 3, ये तो नाइट्रोजन से सिलिकॉन 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 जुड़े। क्या ये नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अभी भी प्लेनर है? यस, विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बोले प्लेनर, खत्म बात। क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली जो एटम जुड़ा है वो तो प्लेनर ही है। पर अब जो सिलिकॉन है, नाइट्रोजन से जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और sp3 में इस सिलिकॉन का एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन से बना हुआ है, इस सिलिकॉन का एक बॉन्ड नाइट्रोजन से बना है, और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से। अब याद करो, जिसका डायग्राम sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, आप ऑर्गेनिक में वेज एंड डैश फॉर्मूला पढ़ते हो, 2 तो ऑन द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन। तो कहानी समझना, नाइट्रोजन सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, इस सिलिकॉन से एक नाइट्रोजन प्लेन पर, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन प्लेन पर वी शेप, एक हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। ऐसे ही इस नाइट्रोजन से सिलिकॉन वी शेप में हाइड्रोजन प्लेन पे, एक हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन, एक इनसाइड द प्लेन। नाइट्रोजन से सिलिकॉन और हाइड्रोजन वी शेप में, और एक हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन और एक हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन। तो ओवरऑल अगर हम पूरे मॉलिक्यूल को देखें तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। लेकिन अगर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में इसका हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री जो आएगी वो क्या मानी जाएगी, प्लेनर। तो एक बात यहां पर लिखवा दे रहा हूं, लिखिएगा नोट बना के, द मॉलिक्यूल ट्राइसिलाइल अमाइन, the molecule trisilyl amine, the molecule trisilyl amine is planar with respect to nitrogen. The molecule trisilyl amine is planar with respect to nitrogen, ब्रैकेट में sp2 hybrid, planar with respect to nitrogen, ब्रैकेट में sp2 hybrid, but the molecule overall will be non-planar. But the molecule overall will be non-planar. But the molecule overall will be non-planar. है ना? क्यों नॉन प्लेनर है? बिकॉज वहां पर सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, sp3। अच्छा, आप मुझे बताओ, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। अब आप एक बात बताओ, हम लोगों स्ट्रक्चर जब पढ़ते थे तो हम लोग ये पूछते थे कि मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन कितने हैं, नहीं है। इसका डायग्राम जरा इमेजिन करो, अभी जो 3D में बताया था, मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन, मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन 7। ये सब क्या है, आता है अपने को, लेकिन अभी सुना नहीं होता ना, तो एग्जाम में वही 3 4 5 ही आएगा आंसर, है ना। नाइट्रोजन से सिलिकॉन और एक हाइड्रोजन, सिलिकॉन और एक हाइड्रोजन, सिलिकॉन और एक हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 4 6 7। कितने आउट ऑफ द प्लेन है, 1 2 3। कितने इनसाइड द प्लेन है, 1 2 3।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो केस हमको समझना बेटा, ट्राइमिथाइल अमाइन और ट्राइसिलाइल अमाइन के बाद यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, जहां पर आपको सिर्फ इतना चेक करके बताना है कि क्या इनमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। चेक वेदर बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट और नॉट। ध्यान से सुनना, ध्यान समझना। दो एग्जांपल आपके सामने, कंपैरिजन किया है OF2 का OCl2 के साथ, और कंपेयर करा है डाई मिथाइल ईथर का डाइसिलाइल ईथर के साथ, है ना, इस तरह समझ ले। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर, सबसे पहले OF2 OCl2 पे आ रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान समझना। स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया है बेटा। ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे, 2 क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे, ऑक्सीजन के साथ 2 मिथाइल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे, 2 सिलाइल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचे। अब 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3। ये सारी कहानी कब की है? बिफोर बैक बॉन्डिंग। ठीक, अब सुनिए, कहां बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी उसको चेक करते हैं। मुझे बताइए, बैक बॉन्डिंग कैसा कॉन्सेप्ट है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? इंट्रा, तो विद इन द मॉलिक्यूल देखना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, पहले इसको ध्यान से देखो। बैक बॉन्डिंग के लिए शेल नंबर या तो 2-2 या 2-3 होना चाहिए। क्या ये 2-2 है? 2-3, 2-2 और 2-3, मतलब अभी पॉसिबिलिटी है। अब आगे बैक बॉन्डिंग के लिए एक डोनर और एक एक्सेप्टर होना चाहिए। डोनर के पास लोन पेयर अलोंग विथ ऑक्टेट, और एक्सेप्टर के पास खाली डब्बा। मुझे बताओ, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है, और साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर है, चारों के पास लोन पेयर है। क्या ऑक्सीजन चारों जगह पर डोनर की तरह काम कर सकता है? यस। जरूरी नहीं कि एक ही डोनर हो सकता है दूसरा भी डोनर हो जाए, है ना। तो चेक करना है, फ्लोरीन के पास क्या ऑक्टेट पूरा है? फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है, और उसके पास लोन पेयर भी है। तो मतलब ये भी डोनर हो सकता है और ये भी डोनर हो सकता है, दोनों डोनर हो सकते हैं। यहां पर ये भी डोनर हो सकता है, ये भी डोनर हो सकता है, ये डोनर हो सकता है लेकिन कार्बन डोनर नहीं हो सकता, ये डोनर हो सकता है लेकिन सिलिकॉन डोनर नहीं हो सकता, है ना। अब ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, मान लो दोनों डोनर है, तो अगर मानो फ्लोरीन अपना लोन पेयर देने जा रहा है, क्या ऑक्सीजन ले पाएगा? डब्बा ही खाली नहीं है, 4 ही तो डब्बे थे, 2 में लोन पेयर पड़े, 2 में सिग्मा बॉन्ड पड़ा हुआ है। और अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देने जाए तो फ्लोरीन भी नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों में से किसी के पास डब्बा खाली है ही नहीं। दोनों डोनर तो हो सकते, लेकिन दोनों में से कोई भी एक्सेप्टर नहीं है, इसलिए यहां पर चाह कर भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ध्यान सुनना, यहां पर बताइए, अगर दोनों डोनर है, क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करने जाए, क्या ऑक्सीजन ले पाएगा? नहीं, क्योंकि डब्बा नहीं है। पर जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करने जाएगा, क्लोरीन ले पाएगा, क्योंकि वो थर्ड पीरियड का और उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? यस। और बैक बॉन्डिंग का डायरेक्शन पूछे तो फ्रॉम ऑक्सीजन टू क्लोरीन, और यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये कहानी आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगले केस में चेक करना है कहां बैक बॉन्डिंग होगी, कहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। मुझे बताइए, यहां पर डोनर सिर्फ ऑक्सीजन हो सकता था, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन के बाद देने के लिए लोन पे नहीं है। ऑक्सीजन अगर यहां डोनेट करने जाए, क्या कार्बन एक्सेप्टर हो सकता? बेटा नहीं, क्योंकि डब्बा खाली नहीं है। बट यहां पर सिलिकॉन आराम से एक्सेप्ट करेगा, और इसलिए यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसके पीछे बैक बॉन्डिंग नहीं होने का रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, और यहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। सेम रीजन ऊपर, सेम रीजन नीचे।
चलिए ना, अब यहां पर एक बात समझना बेटा, एक सवाल अब यहां पर मन में आ सकता है, वो ये है कि सर यहां पर बैक बॉन्डिंग हुई समझ में आ गया, यहां बैक बॉन्डिंग हुई समझ में आ गया, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन यहां पर ये पूछता है कि इसमें भी बैक बॉन्डिंग है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग है, लेकिन दोनों में से कोई एक बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग है कंपैरेटिवली और कोई एक बैक बॉन्डिंग वीक है कंपैरेटिवली। तो उस वो जो वीक बैक बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि इन दोनों में से किसमें नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग है, तो बताइए आंसर क्या होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? क्यों ऊपर वाला? क्यों? लोन पेयर। ध्यान सुना, वरना अगर अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो अपने दिमाग में क्या आएगा वो कहानी समझिएगा। हम लोग सबसे पहले बैक बॉन्डिंग के लिए क्या देखेंगे? शेल नंबर, क्योंकि पाई बॉन्ड है 2 3 2 3। पर सिलिकॉन और क्लोरीन में से याद करो, सिलिकॉन का साइज ज्यादा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और क्लोरीन का साइज छोटा, तो इसका तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम है, तो इसका पाई बॉन्ड तो स्ट्रांग होना चाहिए था और इसका पाई बॉन्ड वीक होना चाहिए था। मतलब यहां का बैक बॉन्ड वीक होना था और यहां का बैक बॉन्ड स्ट्रांग होना था, पर है उल्टा। इसकी बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग है और इसकी बैक बॉन्डिंग नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि यहां पर क्लोरीन ऑलरेडी लोन पेयर लेके बैठा, उसको उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है ही नहीं, और इसलिए यहां पर क्या बोला जाएगा कि OCl2 की बैक बॉन्डिंग को हम लोग क्या कंसीडर करके चलते बेटा? नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग। ये बात ध्यान रखना। अब एक बात और बताता हूं, ध्यान सुनना। मैंने आपको बोला कि OCl2, याद करो, सुनो इधर ध्यान से। अच्छा, यहां पर आपने अभी बताया कि एक लोन पेयर तो इसको दे दिया, क्या सर ये दूसरा लोन पेयर भी इस क्लोरीन या SiS3 को दिया जा सकता है? क्या ये दूसरा लोन पेयर भी यहां डोनेट कर सकते हैं? है? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? NCERT P ब्लॉक ग्रुप 16, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, आपके सिलेबस में है। एनोमलस बिहेवियर हर एलिमेंट का आपके सिलेबस में, सेकंड पीरियड की प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है। वहां क्लियरली लिखा है ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, लिखा है क्लियरली। इस पॉइंट को नोट कर लेना, लिखो कहीं पर भी, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4। बोला ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है, बट इट रेयरली एक्सीड्स the covalency of 2, but it rarely exceeds the covalency of 2। मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है बट बहुत रेयरली। नॉर्मली ये कितने बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा? 2 4 लेकिन बना सकता है। ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं हालांकि, बट 4 बॉन्ड बनाता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है ना ग्रुप 16 की, आपको कभी एग्जाम में आ जाए कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी, आपका आंसर क्या जाएगा? 4। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अगर ये 4 बॉन्ड बना सकता तो आप देखो 2 बॉन्ड तो यहां है, 1 बॉन्ड यहां है, अगर ये बॉन्ड बना ले तो कितने हो जाएंगे? 4। क्या ये 4 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है, लेकिन अब कितने बॉन्ड बनाएगा? देखो एक बात समझना, बैक बॉन्डिंग जब अपन करते हैं ना, एक बात इसको भी समझो आराम से, बैक बॉन्डिंग जब आप करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि इसने लोन पेयर इसको दे दिया, ये दिख रहा है। अच्छा, लोन पेयर इसको दे दिया तो आपने क्या मान लिया कि पूरा लोन पेयर यहां चला गया? क्या माना आपने? पूरा लोन पेयर यहां चला गया? आपको पता ही नहीं कितना लोन पेयर गया, ये नहीं बता सकते। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें कभी भी काउंट मत करना। अब एक कहानी समझिए, मुझे बताइए अगर ये बैक बॉन्डिंग होती, सारा खेल किसके ऊपर आएगा? बॉन्ड एंगल पे। बहुत ध्यान समझना इस बात को। अगर मैं इसका एक बॉन्ड यहां बना देता तो मुझे बताओ ऑक्सीजन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना पहले। अगर इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता? 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, H = 4 sp3, यही होता। अच्छा, अगर बैक बॉन्डिंग हो जाए और ये लोन पेयर यहां चले जाए तो अब ये लोन पेयर तो काउंट ही नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड कितने? 2, लोन पेयर कितना? 1, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp2 का बॉन्ड एंगल 120, 120, और अगर sp3 होता तो 109, इसका बॉन्ड एंगल मिलता है 111। कितना मिलता है? मतलब 109 से तो थोड़ा सा ऊपर और 120 से तो बहुत ज्यादा नीचे। समझना मेरी बात को, है ना? बैक बॉन्डिंग कहां होगी, कितनी होगी, ये जज किया जाता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर मैंने बोला OCl2 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो क्या इसके H का वैल्यू 4 होता बेटा? यस। और H का वैल्यू 4 होता तो आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5।
अगर मैं बोलता है इसमें एक ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया पूरा, तो इसका मतलब है इसका H का वैल्यू कितना होता है 3, तो 3 के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना होता है 120। और अगर मैं बोलता कि इस ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता, तो इसका H का वैल्यू हो जाता 2 और बॉन्ड एंगल आता 180। ये तीनों पॉसिबिलिटी अवेलेबल थी कि बैक बॉन्डिंग एक लोन पेयर करे कि दो करे कि एक भी ना करे, तीनों पॉसिबिलिटी अवेलेबल है क्योंकि बैक बॉन्डिंग की कंडीशन तो है। इसका बॉन्ड एंगल मिला इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है, इसके नजदीक, जिसके ज्यादा नजदीक है हम वो वाला कंडीशन मान लेते हैं। आपसे पूछे, याद करो बॉन्ड एंगल जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर एक क्वेश्चन कराया था OF2, OCl2 और H2O, फ्लोरीन वाले को EN से देखकर साइड कर देते थे। उस समय हमने OCl2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखा था बेटा। अब अगर आपसे पूछे कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और अगर आप बैक बॉन्डिंग मान लोगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। तो आपसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि sp3 मानना है कि sp2 मानना है, आप इसमें sp3 मानोगे क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल sp3 की रेंज में। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि OCl2 की जो बैक बॉन्डिंग होती है वो नेग्लिजिबल होती है, वो बैक बॉन्डिंग होना ना होना बराबर है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि OCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बैक बॉन्डिंग कंसिडर नहीं करेंगे, आपका आंसर होगा sp3। आगे सुनो, अगला एग्जांपल देखो, ध्यान सुनना है ना, सारी कहानी यहां पर। अब देखो इसके अंदर, इधर देखिए, इसके अंदर भी वही कहानी है कि भैया एक लोन पेयर जा रहा है कि दो जा रहा है कि एक का भी आधा जा रहा है कि दूसरे का भी आधा जा रहा है, कैसे पता चलेगा? पता चलता है बॉन्ड एंगल से। मान लो इसके अंदर, इधर ध्यान देना, सेम कहानी है, अगर इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर बैक बॉन्डिंग में एक लोन पेयर जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर बैक बॉन्डिंग में दोनों लोन पेयर चले जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इसका जो बॉन्ड एंगल है ना वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। इसके बॉन्ड एंगल का रेंज ये है, किसी बुक में ये मिलता है, किसी बुक में ये मिलता है, तो मैं दोनों आपको समझा देता हूं। अगर इसका बॉन्ड एंगल है ना, अब यहां पर बस आप इसके बदले SiH3 मान लो, इसके बदले SiH3 मान लो। अगर इसका बॉन्ड एंगल 150 है तो यहां कहीं लाई कर रहा होगा, और अगर 135 है तो भी यहां कहीं लाई कर रहा होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसका बॉन्ड एंगल 120 से तो ज्यादा ही है, ये दोनों में से कुछ भी हो 120 से ज्यादा है, मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन इसके और इसके बीच में आ रहा होगा कहीं? यस, मतलब OSiH3 है ना, इसको SiH3 मान के चलना, तो OSiH3 का एक लोन पेयर तो पक्का है कि बैक बॉन्डिंग में जा चुका है, क्योंकि एक लोन पेयर जब बैक बॉन्डिंग में जाएगा तभी ये वाला कोई सिनेरियो आएगा, और जो दूसरा लोन पेयर है अगर वो पूरा बैक बॉन्डिंग में चला जाता तो ये बन जाता। पर हमारे को जो बॉन्ड एंगल मिल रहा है वो इन दोनों के बीच में मिल रहा है, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन समवेयर इन बिटवीन sp2 एंड sp होता है। और ये तभी हो सकता है जब एक लोन पेयर पूरा बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए और एक जो लोन पेयर है वो आधा अधूरा बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए। इसका मतलब है एक लोन पेयर पूरा और दूसरा आधा अधूरा कहीं ना कहीं बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा होगा। और ऐसे सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर इसमें मैं सिलिकॉन के साथ हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगा दूं 3, क्या लगा दूं, तो उसका बॉन्ड एंगल 178 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है? 178। अगर 178 है तो क्या वो 180 ही हो गया? तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? मतलब दोनों लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में गए कि नहीं गए? गए। और दोनों लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में गए तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, एनसीईआरटी ने लिखा है। एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं वो है ना फिनाइल वाला, बट एग्जिस्ट करता है, पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि दोनों लोन पेयर भी बैक बॉन्डिंग में जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द केस। वो पता कैसे चलता है? बॉन्ड एंगल से। आपको नहीं दिखेगा बट एनसीईआरटी इस बात को लिखता है, नोट डाउन करिए इसे, लिख लिया था ये तो सबने। तो ये मैंने बस आपको समझा दिया कहानी कि बैक बॉन्डिंग में अगर कोई पूछे कि एक लोन पेयर गया कि 2 गया कि 3 गया, ऐसे नहीं बता सकते। बॉन्ड एंगल बता दो भाई, कितने लोन पेयर जाना है, हम बता देंगे बैक बॉन्डिंग कितनी हुई है कितनी नहीं हुई। ठीक है, अब सुने। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म की बात हो रही है, CH3 और CHF3 की बात कर रहे हैं। ये बात बताओ, जब आप एसिडिक बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं है ना, तो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में जो स्टेबिलिटी होती है कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस की, उसके अंदर बैक बॉन्डिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, बैक बॉन्डिंग काम में आता है। ठीक है, तो उसी को यूज कर रहे हैं और प्रायोरिटी बैक बॉन्डिंग को ही दी जाती है। ध्यान से देखना, अगर हम बात करें CHF3 की और CHCl3 की, तो बेटा आपको क्वेश्चन में बोला है क्या कंपेयर करना है? एसिडिक कैरेक्टर। ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन,
BF3, BCl3, BBr3, BI3, वहां पर भी हमने एसिडिक कैरेक्टर की बात करी थी, लेकिन कौन सा एसिडिक कैरेक्टर? लुईस एसिडिक। अभी इस क्वेश्चन में लुईस एसिडिक कहीं भी नहीं लिखा है। अगर लुईस एसिडिक कैरेक्टर लिख के देता तो फिर बेटा आप किसके बारे में चेक कर रहे होते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल की कहानी को चेक कर रहे होते हैं, जो कि हमने BF3 या BCl3 या BBr3 में देखा था। जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी ज्यादा, उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको लुईस एसिडिक नहीं बोला है, सिर्फ एसिडिक बोला है। और सिर्फ एसिडिक बोला है मतलब आप आर्हीनियस एसिड की बात कर लें या आप ब्रोंस्टेड एसिड की बात कर लें, दोनों ही H+ निकालते हैं, कहानी एक ही है। तो आप आर्हीनियस एसिड के साथ सोचिए बेटा, जब ये मॉलिक्यूल को अगर एसिड की तरह काम करना है तो CHF3 क्या रिलीज करेगा? H+। अगर इसने H+ निकाल दिया तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा बेटा? CF3-। और अगर इसने H+ निकाल दिया तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बेटा? CCl3-। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी H+ रिलीज कर रहा होगा, इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब कैसे चेक करें स्टेबिलिटी? इधर बताओ, CF3- को सोचना, इधर देखो, ये CHF3 है, इसमें अभी सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल सिंगल सिंगल। बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी चेक करवा रहा हूं। अब देखो, अगर इसका ये H+ निकल गया, ध्यान से देखना, तो बेटा यहां पर तो फ्लोरीन है, यहां पर तो फ्लोरीन है, यहां पर तो फ्लोरीन है। जब वो H था तो यहां एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था इस बॉन्ड में, ये वाला। अब H कैसा निकला है? प्लस निकला, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन यही है, इलेक्ट्रॉन यही है, मतलब इसके ऊपर कैसा आ गया बेटा? एक लोन पेयर, और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान सुनो, बैक बॉन्डिंग के हिसाब से सोचो, क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और लोन पेयर भी है, तो क्या वो डोनर हो सकता है? क्या फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है? हाँ, वो भी डोनर हो सकता है, दोनों डोनर हो सकता है। एक्सेप्टर चेक करना है। कार्बन देगा तो फ्लोरीन नहीं ले सकता, डब्बा ही खाली नहीं है। फ्लोरीन देगा तो कार्बन भी नहीं ले सकता, क्योंकि डब्बा खाली नहीं, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर लेके बैठा है, मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर CHCl3 का ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए तो बेटा इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां Cl है, कार्बन पे माइनस है और एक लोन पेयर है। बेटा कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है, मतलब ऑक्टेट के साथ डोनर की तरह काम कर सकता है। यहां क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा है और लोन पेयर है, डोनर की तरह काम कर सकता है। पर बताओ, जब क्लोरीन डोनेट करेगा तो कार्बन ले नहीं सकता, क्योंकि डब्बा खाली नहीं। पर जब कार्बन डोनेट करेगा तो क्या क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा बेटा? यस। मान लो इसने इसको दे दिया, किसी भी जगह दे दे, तीनों में से, है ना, रेजोनेंस हो जाएगा, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। अब एक बात बताओ, एक जगह बैक बॉन्डिंग नहीं है, एक जगह बैक बॉन्डिंग है, क्या बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ा देगा? यस। स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो बेटा इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। मतलब कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला है, दूसरा वाला? दूसरा वाला। और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब अगर मैं Ka1 और Ka2 की बात करूं तो Ka2 विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू Ka1। नोट डाउन कर। अच्छा, इसी में वही इक्विलिब्रियम वाली कहानी चला देगा, pKa कर देगा, तो कहानी उल्टी हो जाएगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, है ना, वो वाला कहानी। तो इसको नोट कर लो, इसका आगे डिस्कशन कल करेंगे।